आज का हमारा टॉपिक है कॉस्ट अकाउंटिंग एंड इट्स क्लासिफिकेशन। यानी इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग किसे कहते हैं और कॉस्ट की डिफरेंट क्लासिफिकेशन किस तरह से की जाती है, यानी डिफरेंट कैटेगरीज में कॉस्ट को किस तरह से तकसीम किया जाता है। तो पहले हम लोग समझते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग को एक मिसाल की मदद से। कॉस्ट हम कहते हैं किसी भी चीज़ को ख़रीदने के लिए जो हम लोग पे करते हैं अमाउंट, उसको कॉस्ट कहा जाता है। जैसे हमने यहाँ पर एक बुक शेल्फ शो की हुई है, हमने कुछ बुक्स खरीदी और हमने बुक शेल्फ भी खरीदी, हम ये एज्यूम कर लेते हैं। अब ये जो हमने बुक्स या बुक शेल्फ खरीदी है, इसको पे करने के लिए, इसको ख़रीदने के लिए हमने कुछ अमाउंट पे की होगी। अगर अमाउंट ये हमने क्रेडिट पर ख़रीदी है तो हमने टाइम ले लिया होगा कि 1 महीने बाद पे कर देंगे, लेकिन हमें हर सूरत में अमाउंट पे करनी है आज, या अगर क्रेडिट पर है तो कल या 1 महीने बाद। तो ये जो अमाउंट है इसको ख़रीदने की, इसको कॉस्ट कहा जाता है। और इस कॉस्ट को रिकॉर्ड जहाँ पर किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में कॉस्ट की रिकॉर्डिंग की जाती है, तो इसको हम लोग कहते हैं ये कॉस्ट अकाउंटिंग है, जो कि कॉस्ट से रिलेटेड तमाम डेटा को रिकॉर्ड करती है। अब कॉस्ट को डिफरेंट कैटेगरीज में तकसीम किया जाता है और ये डिफरेंट बेसिस पर ये कैटेगरीज बनाई गई हैं। जैसा कि सबसे पहले हमने लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स। कॉस्ट के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी बेसिस पर हम कॉस्ट को डिवाइड करते हैं। अब ये कॉस्ट एलिमेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि मटीरियल, लेबर, फैक्ट्री, ओवरहेड। अगर इस मिसाल में हम लोग देखें तो शेल्फ की मिसाल में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर मटेरियल क्या है, जो लकड़ी यूज़ हुई है यानी वुड यूज़ हमने की है इस शेल्फ को बनाने के लिए, वो है मटेरियल। और लेबर अगर हम लोग देखें तो जिन लेबर्स ने ये मिलकर बनाया है, जिन मज़दूरों ने, उसको हम लोग लेबर कहेंगे। और ये जहाँ पर बनाई है उस फैक्ट्री में जो खर्च हुआ है वो उसको फैक्ट्री ओवरहेड कहा जाएगा। इसी तरह से अगर हम लोग इस पूरी शेल्फ की जगह एक बुक को ले लें तो बुक को बनाने के लिए बुक के जो पेपर यूज़ हुए हैं वो हम लोग कहेंगे कि वो मटेरियल है। उस बुक को जिन लोगों ने बनाया है वो लेबर हैं, और वो बुक जहाँ पर बनाई जा रही है उसको हम लोग कहेंगे वो फैक्ट्री का जो मशीन का जो खर्च है, या जो रेंट अगर हम लोगों ने जगह रेंट पे ली हुई है वो पे किया है जहाँ पर बुक बनाई जा रही है, तो वो फैक्ट्री ओवरहेड है। इस तरह से जो भी चीज़ बनाई जाती है जिसकी कॉस्ट है, कॉस्ट को एलिमेंट्स में तकसीम किया जाता है और वो एलिमेंट्स हैं मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। अब एलिमेंट्स के बाद कॉस्ट की क्लासिफिकेशन में ही हम लोग देखते हैं कॉस्ट को इसके अलावा तकसीम किया जाता है ऑब्जेक्ट्स की बुनियाद पर, ऑब्जेक्ट्स की बेसिस पर। अब ऑब्जेक्ट्स की बेसिस पर जब हम लोग कॉस्ट को तकसीम करते हैं, कॉस्ट को क्लासिफाई करते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं कि एक होती है डायरेक्ट कॉस्ट और दूसरी होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब हम यहाँ पर डायरेक्ट कॉस्ट किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट कॉस्ट हम किसे कहते हैं, तो यहाँ हम देख लेते हैं। जैसे हमने बुक की मिसाल ली तो बुक में ही देखते हैं, जब हम लोग बुक बना रहे हैं तो जो पेपर है, पेपर ख़रीदना होगा और फिर उसको प्रिंट करना होगा, और ये जो कॉस्ट हैं ये तो हैं डायरेक्ट कॉस्ट। अब ये जब ये मटेरियल आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये डायरेक्ट कॉस्ट हैं, तो हम लोग जब बुक की फॉर्म में इसको करना है, उसको करने के लिए हमारी जो ग्लू है हम लोग वो यूज़ करेंगे। इसके अलावा ये हो सकता है बाइंडिंग के दौरान जब बुक को बाइंड कर रहे हैं तो हमें हथौड़ी यानी हैमर की ज़रूरत पड़े, तो ये जो कॉस्ट है, ये हैमर या ग्लू, ये इस बुक के लिए भी यूज़ हो रहा है और इस बुक के अलावा भी दूसरी चीज़ों के लिए, दूसरी बुक्स के लिए इस्तेमाल हो रहा होगा। तो ये जो उसी बुक के लिए पेपर या प्रिंटिंग या ये खर्चा आ रहा है ये डायरेक्ट कॉस्ट है। इसके अलावा जो और खर्चे किए जा रहे हैं इसी बुक को तैयार करने के लिए वो हमारे हैं, जैसे ग्लू, हैमर हमने कहा, ग्लू, हैमर, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं। इसी तरह अगर हम बुक शेल्फ की मिसाल लें तो ये फैक्ट्री में बन रही है। अब उस फैक्ट्री में एक तो वो लोग हैं जो कि इसको बना रहे हैं, उसके अलावा कुछ ऐसे लोग हैं जो वहाँ पर सफाई का काम कर रहे हैं। ये परफेक्ट एग्जांपल है इनडायरेक्ट कॉस्ट की। वो भी सफाई का काम कर रहे हैं या सिक्योरिटी, वुड की लकड़ी की सिक्योरिटी कर रहे हैं, कोई ले कर ना जाए। तो ये जो काम इसके अलावा हो रहे हैं ये इनडायरेक्ट कॉस्ट में आते हैं।
अब जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी हम लोग कहते हैं चेंज को, कि चेंज कितना आता है, कैसे आता है कॉस्ट में, उसकी बुनियाद पर, उसकी बेसिस पर कॉस्ट को हम लोग 3 कैटेगरीज में तकसीम करते हैं। एक है फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरी है वेरिएबल कॉस्ट और तीसरी है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट हम लोग कहते हैं ऐसी कॉस्ट, अब जैसे हम लोग बुक्स बना रहे हैं तो जिस जगह पर बनाई जा रही हैं उस जगह का हम लोगों ने देना है रेंट। अब वहाँ पर हम 1 बुक बनाएं या 10 बुक बनाएं, हमारी उतनी ही कॉस्ट आएगी, रेंट हमें उतना ही पे करना पड़ेगा। तो ये है फिक्स्ड कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट उस कॉस्ट को कहा जाता है जो बुक्स की तादाद हम लोग ज़्यादा करते जाएंगे तो कॉस्ट में इजाफा होता चला जाएगा, बुक्स ज़्यादा बनती जाएंगी, कॉस्ट में इजाफा होता जाएगा, पेपर ज़्यादा चाहिए होगा, प्रिंटिंग का भी खर्च ज़्यादा होगा। तो ये यूनिट्स के साथ जो चेंज होती है उसको, उस कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट कहा जाता है। अब सेमी वेरिएबल कॉस्ट हम लोग उस कॉस्ट को कहते हैं जो एक सर्टन लेवल तक तो सेम रहती है। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि 500 बुक्स बनाने की इतनी कॉस्ट है, सेम है पर यूनिट। अब इससे अगर हम लोग जाते हैं 800 यूनिट्स पर तो कॉस्ट में फ़र्क आ जाएगा। तो जो एक जगह तक चेंज सेम रहती है और फिर चेंज हो जाती है, जिसमें फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों कॉस्ट के एलिमेंट इंक्लूड होते हैं, उसे हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट क्लासिफिकेशन को देखें एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स एंड वेरिएबिलिटी के बाद, तो ये है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मेलिटी। इसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी में एक होती है नॉर्मल कॉस्ट और दूसरी होती है एबनॉर्मल कॉस्ट। अब हम लोग नॉर्मल कॉस्ट किसको कहते हैं? नॉर्मल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट है जो कि हमने ऊपर भी बात की है, मटेरियल की कॉस्ट, हमारे लेबर की कॉस्ट, या इसके अलावा ऐसी तमाम कॉस्ट जो कि एक प्रोडक्ट को मुकम्मल प्रोडक्ट की फॉर्म में, जो कुछ भी हम बना रहे हैं जैसे बुक है तो उसको मुकम्मल बुक की फॉर्म में कन्वर्ट करने की जो कॉस्ट होगी वो है नॉर्मल कॉस्ट। अब इसके अलावा एबनॉर्मल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जैसा कि हमारी जो फैक्ट्री है उसमें फायर लग गई है, उसमें गलती से आग लग गई है, या ऐसा है नेचुरल डिज़ास्टर, अर्थक्वेक आ गया है, उसकी वजह से कोई नुकसान हो गया है, या मशीन जो है वो शट डाउन हो गई है, मशीन काम नहीं कर रही, तो काफ़ी दिन क्या हुआ कि हमारी प्रोडक्शन रुकी हुई है, मशीन शट डाउन आ गया। तो ऐसी कॉस्ट जो कि नॉर्मल रूटीन से हट के होती है और बिजनेस को बियर करनी पड़ती है, और ये कॉस्ट एबनॉर्मल कॉस्ट कहलाती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कॉस्ट जो कि हमारी हर सूरत इंकर होती है, और ये है कंट्रोलेबिलिटी। कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं कि हम लोग ये कह रहे हैं कि कंट्रोलेबिलिटी की बुनियाद पर कॉस्ट किस तरह की होती हैं। अगर कंट्रोलेबिलिटी की बुनियाद पर देखें तो कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं जो कि कंट्रोलेबल कॉस्ट होती हैं, जिनको हम लोग मिनिमम या कम कर सकते हैं। जैसा कि मैनेजर है, अब वो ये कर सकता है कि कोशिश करे कि ऐसी जगह से मटेरियल या चीज़ें ख़रीदें या ऑर्डर करें जहाँ से रेट्स हमें कम मिले, या उन एम्प्लॉयज़ को हायर करे जिन्हें हमें सैलरी कम देनी पड़े। और इसके अलावा कॉस्ट एफिशिएंसी के लिए इक़दामात मैनेजर डिफरेंट कर सकता है। तो ये ऐसी तमाम कॉस्ट जो मैनेजर के कंट्रोल में होती है उसको कंट्रोलेबल कॉस्ट कहा जाता है। अब इसके अलावा कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं जो बिल्कुल कंट्रोल करना हमारे बस में नहीं होता, जैसे कि हम लोग एसिड ख़रीद चुके हैं, अब उससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करनी है। अब जो डिपार्टमेंट जितना एसिड इस्तेमाल कर रहा है उस लिहाज से उसको डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस चार्ज किया जाएगा। तो ये एक तरह से है तो हमारी कॉस्ट इनकम स्टेटमेंट में शो होगी हमारी ये कॉस्ट, लेकिन इस कॉस्ट को अब हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, इसको कम नहीं किया जा सकता। तो ये है हमारी अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। इसके अलावा अगर हम लोग देखें कि और कौन सी बेसिस हैं जिनकी बेस पर कॉस्ट को डिवाइड किया जाता है, तो ये है ऑन द बेसिस ऑफ कैश फ्लो। और कैश फ्लो की बेस पर हमारी जो कॉस्ट होती हैं वो एक होती है हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट और दूसरी होती है हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट को अगर हम लोग देखें तो हमने ली है वेकेशन।
अब हमने जो वेकेशंस ली हैं, हमने सैर के लिए छुट्टियां ली हैं, तो अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो ट्रैवल का एक्सपेंस हमारा आएगा ये है हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो कि हमें नज़र आ रही है, हमारा कैश जा रहा है, हमारी कॉस्ट इंकर हमें करनी पड़ रही है। अब इसके अलावा इसी केस में इम्प्लिसिट कॉस्ट कौन सी होगी, इसका ताल्लुक जो है वो कैश को देने या ना देने से नहीं है, इसका ताल्लुक इससे है कि हम लोगों को यहाँ पर जैसे ट्रैवल का खर्च आ रहा है, अब दूसरी तरफ क्या हो रहा होगा, जो वेकेशंस हमने ली हैं उसकी वजह से हमारी सैलरी में डिडक्शन हो रही होगी। उसका बज़ाहिर तो हम लोग अपना जो है यहाँ पर कुछ पे नहीं कर रहे सैलरी में, लेकिन जो डिडक्शन हो रही है ये खर्चा हमें बर्दाश्त करना पड़ रहा है, ये कॉस्ट हमें असल में इंकर करनी पड़ रही है, लेकिन इसके लिए हम लोग कुछ भी पे नहीं कर रहे। तो इस कॉस्ट को हम कहते हैं ये है इम्प्लिसिट कॉस्ट, और एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो जो कि हम लोग ट्रैवल पर कर रहे हैं या इसके अलावा एंटरटेनमेंट के लिए जो भी हम और ख़र्चा कर रहे हैं वो है हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि कॉस्ट अकाउंटिंग, हम लोग कहते हैं कॉस्ट को, जो भी हम लोग कोई किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए अमाउंट पे करते हैं उसको कॉस्ट कहा जाता है, उस कॉस्ट को रिकॉर्ड करने को अकाउंटिंग कहते हैं। तो किसी चीज़ को ख़रीदना और ख़रीद कर उसको फिर बुक्स में रिकॉर्ड करना, ये है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। अब क्लासिफिकेशन कॉस्ट की डिफरेंट बुनियाद पर की जाती है, और एलिमेंट्स को हमने देखा, ऑब्जेक्ट्स की बुनियाद पर क्लासिफिकेशन देखी, वेरिएबिलिटी की बुनियाद पर क्लासिफिकेशन देखी हमने, उसके बाद हमने नॉर्मेलिटी की बुनियाद पर देखी, कंट्रोलेबिलिटी की बुनियाद पर देखी और कैश फ्लो की बुनियाद पर देखी। इसके अलावा भी 2 कॉस्ट क्लासिफिकेशन हम लोगों की रहती हैं, उसको हम लोग इससे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.